welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So आपके वोट्स और आपकी डिमांड, आपके मैसेजेस के बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया है कि हम आपके लिए लेके आएंगे रिवीजन लेक्चर्स जो कि आपके सीए फाउंडेशन के लॉ के लिए रिलेटेड होंगे। तो हम आज आपके लिए पहला लेक्चर लेके आए हैं जो कि है आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए, जहां पे हम इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें हम आपको डिटेल में पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे केवल एक रिवीजन करेंगे। अगर आपको डिटेल्ड टर्म्स के एनालिसिस और उसके डिटेल लेक्चर्स चाहिए तो वो आपको हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड प्लेलिस्ट में मिल सकते हैं। तो अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट आता है। और साथ साथ में आपको ये चैनल सब्सक्राइब भी करना होगा, आप भूले नहीं हमारे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना, साथ साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मिले रेगुलर अपडेट्स उन सभी लेक्चर की जो हम अपलोड कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास चैनल पे 11 डे चैलेंज चालू है जिसमें आपको हर रोज का एक वीडियो दिया जा रहा है, जब आपको उसको पढ़ना है, समझना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई चालू रखनी है। भले ही आपका लॉकडाउन अभी 3 मई तक है, आपको यहाँ पे पढ़ाई में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आप यहाँ पे पढ़ते रहिए ताकि आपका जो जून अटेम्प्ट का एग्जाम हो वो इतना अच्छा हो कि ये अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट रहे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुडेज टॉपिक। हमारा जो टॉपिक है जो है आपके रिवीजन लेक्चर्स फॉर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक डेफिनेशन से। एनी एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी एकदम सिंपल भाषा में हम कहें तो वहां पे हमारे पास में दो लोग होंगे। पहला जो अपनी बात रखेगा कि मुझे इस चीज की रिक्वायरमेंट है या मैं चाहता हूं कि ये काम हो। दूसरा जो उसे एक्सेप्ट करेगा कि यस आई एम एग्रीइंग टू डू दिस थिंग इन एक्सचेंज ऑफ अ कंसिडरेशन। सीधी सी बात है, दो लोग एक ही सेंस में एक ही बात पे अग्री करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और उस एग्रीमेंट के लिए अगर हम कुछ पैसा दे रहे हैं उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन, हम कोई काम करके दे रहे हैं उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन। यानी दो बातें हुई, आपके कंसिडरेशन मनी या काइंड दोनों में हो सकता है। सबसे पहले जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किया गया है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इस चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो हम आगे चलते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट होता है एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फ्रॉमिंग कंसिडरेशन। प्रॉमिस होता है साथ में आपके पास में एक कंसिडरेशन के तौर पे प्रॉमिस किया जाता है और एक नॉर्मल प्रॉमिस किया जाता है। उन दोनों को मिला के हम कहते हैं एग्रीमेंट। यानी कुछ चीजें यहाँ पे निकल के आई है। पर्सन जिसको हमने प्रपोजल दिया है वो पर्सन एक होगा, उसके बाद में जो अपना एसेंट देगा वो चीज हो जाएगी। फिर आएगा कि उसको एक्सेप्ट करने के बाद में वो बन जाता है आपका एग्रीमेंट या फिर प्रॉमिस। ओके, अगर हम इस प्रॉमिस के साथ में एक्सेप्टेंस देते हैं तो हमने उसको नाम दिया है आपका एग्रीमेंट। ओके, नो इश्यूज। उसके बाद में हमारे पास में एक और चीज आ गई, प्रॉमिस की डेफिनेशन, दैट इज व्हेन The person to whom the promise is made signifies his assent। हमारे वहां पे assent आ गया, एक और promise हो गया और हमने उसे कहा है accepted promise या फिर एग्रीमेंट। उसके बाद में हमारे पास में एक बेसिक चीज आई जब हमने कहा था कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट ही है, बस एक छोटी सी चीज आती है दैट इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एनफोर्सेबल बाय लॉ के कारण इन दोनों में डिफरेंस हो गया। डिफरेंस तो ये एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन थी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हमने देखा कि अब हमारे पास में क्या आ रहा है। अब हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है। जब हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वहां पे ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है आपके चैप्टर्स के अंदर। पहली चीज हम देख चुके हैं, एग्रीमेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज फ्री कंसेंट, यानी कि जो भी इंडिविजुअल है वो फ्रीली सोचेगा, उसका कंसेंट एकदम फ्री है, उस पर किसी भी तरह के एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि हमने देखा था फ्रॉड या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस हमने यहाँ देखा, कॉशन हमने यहाँ देखा, उसके अलावा किसी भी तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक, ये सारे फैक्टर्स हमने देखे हैं। ये पांचों फैक्टर आपके यहाँ पे आएंगे कि ये यहाँ नहीं होने चाहिए। ओके, फिर है आपका कंपेटेंसी। कंपेटेंसी में हमें पता है माइनर वाला केस आता है, आप यहाँ पे माइनर के बारे में पढ़ते हैं। 18 साल से एज जो है वो हम माइनर मान के चलते हैं। ओके, सो ये जो है आपका माइनर के बारे में हमने यहाँ देखा, कंपेटेंट है या नहीं वो चीज हम यहाँ पे कवर करते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन और लीगल ऑब्जेक्ट, ये दोनों बातें भी हम यहाँ कर चुके हैं कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपके यहाँ पे लॉफुल नहीं है, या तो आप कंसिडरेशन में कोई इलीगल चीज प्रॉमिस कर रहे हैं या फिर आपका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ एग्जाम्पल देखा है कि अगर आप स्मगलिंग का कोई सामान है वो उसका कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट इलीगल है, आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट इलीगल होगा। वहीं अगर आप कहते हैं कि आप हमें ये काम करके दीजिए, उसके बदले में हम आपको
स्मगल की गई कोई घड़ियां प्रोवाइड करवाएंगे तो वो भी आपका कंसिडरेशन इलीगल है, तो वहां पे भी आपके लिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद में वैसे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड डिक्लेयर नहीं किए गए हैं, तो वॉइड डिक्लेयर कौन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए गए हैं, इनके बारे में भी हमने डिटेल में पूरा एक चैप्टर देखा है, जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट देखे थे जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। ओके, उसके अलावा हमारे पास में आता है कि ये चीजें हैं जो सेक्शन 10 जो आपके कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में नहीं है, बट हमें पता है कि 2 पार्टी मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपके पास में एक ही पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को कवर नहीं कर पाते। वहां पे इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, बिकॉज लीगल रिलेशनशिप इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। और फुलफिलमेंट ऑफ फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, आपको स्टैम्प पेपर पे साइन करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो इस तरह की फॉर्मेलिटीज करना जरूरी होता है। ओके, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग दोनों तरफ से सर्टेन होना चाहिए, मतलब जो मैंने कहा वही आपने समझा। यहाँ पे मैं एग्रीमेंट की बात कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ, और अगर आप उसे पार्टनरशिप में समझ रहे हैं तो वो होता है कि हम लोग जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, यानी जो मीनिंग मैंने कहा है वही मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। दोनों एक ही बात पे मान रहे हैं और दोनों उस चीज के लिए सर्टेन है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे कवर होनी जरूरी होती है। उसके बाद में पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। वाई? बिकॉज इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके वॉइड, और वो सीधा आपके इस पॉइंट के अंदर कवर हो जाते हैं। ओके, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, यहाँ पे आपके पास में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आया जो आपके डेफिनेशन से अलग हो। फिर हम देखते हैं हमारे बहुत ही बेसिक से जो हमारे पास में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने 3 मेजर पोर्शन में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, on the basis of formation and on the basis of performance। वैलिडिटी मतलब वो करना है या नहीं, लॉ के लैंग्वेज में सही है या नहीं। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो किस तरह से बनाया गया, रिटन में है, इम्प्लाइड है, बोल के बनाया आपने, सिर्फ ऐसे ही मान लिया कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद में आता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कौन उसे परफॉर्म करने वाला है। ओके, तो ये 3 तरह के बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया है, और अब हम देखेंगे इनकी डेफिनेशंस कि हम किस तरह से इसे समझते हैं। एक क्विक रिवीजन है ये आपके लिए, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, हमने केवल इसके बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे कवर किए हैं। अगर आपको इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट है तो ये मिलेगा आपको हमारे कंप्लीट लेक्चर्स में, आपको इनका पूरा डिटेल मिलेगा कि किस तरह से आप इन्हें समझ सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्विक रिवीजन देख रहे हैं कि वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल, एनफोर्सेबल, इस तरह से हमने इनको 5 बेसिस पे डिवाइड किया है। कंसेप्ट क्या देखा था हमने, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। तो जब हम ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमारे लॉ में, हमारे लॉ की नजरों में कितना वैलिड है, कितना एनफोर्सेबल है, वो चीज हमने देखनी होगी। तो पहला ही कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास में आएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बाइंडिंग है, एनफोर्सेबल है, या फिर उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो कंसिडरेशन हो, चाहे वो प्रॉमिस हो, चाहे वर्क टू बी डन हो, हर एक चीज, उसके हर एक एस्पेक्ट को हमने कंप्लीट किया है, वैलिड है, वहां पे कोई इश्यूज नहीं है। ओके, सीधी सी बात है, एकदम सिंपल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। 2 आपके पास में आते हैं, वैलिड और वॉइड। अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग है, यानी उसका कंसिडरेशन इलीगल हो सकता है, उसका प्रॉमिस इलीगल हो सकता है, उसके अलावा हो सकता है कि वहां पे कोई चीज मिसिंग हो, जैसे माइनर ने वो कॉन्ट्रैक्ट किया हो, या फिर उसे किसी भी इलीगल वे में, जैसे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके, तो ये सारी चीजें जिस भी कारण से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एनफोर्स नहीं करवाया जा सके तो उसे हम कहते हैं वॉइड। ठीक है, कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए। 2 कॉन्ट्रैक्ट हो गए आपके, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका एग्जाम्पल हमें पता है कि अगर हमें यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि आपको कोई किताब लिखनी है, आपने वो किताब नहीं लिख पाए हैं, किसी भी कारण से वो जो राइटर था, उस राइटर का कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी कारण से वो किताब को पूरी नहीं कर पा रहा है और अब वो नहीं हो सकता, वो हो गया है इम्पॉसिबल, तो वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। राइट, तो आपका वैलिड वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वॉइड वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आता है वॉइडेबल। काफी लोगों को इसमें बहुत इश्यूज रहते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर हम सीधी सी बात एकदम सिंपल हिंदी लैंग्वेज में कहें, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि आपके ऑप्शन पे, अगर आप चाहें तो उसे वॉइड बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसे लीगल यानी वैलिड भी बना सकते हैं। ये ऑप्शन क्यों दिया गया है?
ये ऑप्शन तब आया जब आपके पास में ये इशू आया कि हम पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, हमने जब इसका एसेंट लिया तब हम कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थे। यानी हमारे पास में एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। हमें पता है कि किसी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी कि आपके ऊपर किसी भी तरह के दबाव के कारण अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ किया है तो आपके पास जब वो दबाव हट जाता है तो आपको लगेगा कि यार हमारे पास में काश एक राइट होता और हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर पाते। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज दैट राइट, आपके पास में वो राइट है। अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि हमारे ऊपर किसी भी तरह का दबाव था या फिर हमें किसी भी फ्रॉड, कॉशन या मिस रिप्रेजेंटेशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण हमने इसे हाँ कहा था जबकि हमें ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना था, तो आपके पास में क्या ऑप्शन है, आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं या फिर वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, राइट। तो आप उसे वॉइड डिक्लेयर करवा देंगे, यानी आपके पास में क्या ऑप्शन रहा, आपके पास में ये ऑप्शन है कि वो या तो वॉइड की तरफ जा सकता है या फिर वो वैलिड की तरफ जा सकता है। दोनों ऑप्शन है। अगर आपको लगता है नहीं कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इनफ, भले ही कोई प्रॉब्लम थी, हम उसे वैलिड मानेंगे, हमें आप हर्जाना दे दो, हम डैमेजेस क्लेम कर लेंगे, आप वो ऑप्शन ले सकते हो। नहीं, हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ही गलत था, तो आप उसे वॉइड बना सकते हो। सो दिस इज द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज। अब ये क्या हुआ, अब जैसे हमने कहा कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ, हमने कहा कि हमें इसे वॉइड करना है, पर अगर ऑप्शन दोनों पार्टीज को दिया जाएगा तो सामने वाली पार्टी क्या कहेगी, हम चाहते हैं कि ये वैलिड रहे। अब यहाँ पे फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो वॉइडेबल में ऑप्शन केवल एक ही पार्टी को दिया गया है जिसके साथ में कोई इशू हुआ है या फिर जिसे हम लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं एग्रीव्ड पार्टी। तो केवल एग्रीव्ड पार्टी को ये ऑप्शन है कि वो चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकते हैं और अगर वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बहुत ही अच्छे से अभी क्लियर है कि यहाँ पे जो भी पर्सन जिसपे किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, किसी भी तरह का फ्रॉड, कॉशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ऐसा कुछ ऑप्शन हुआ है, वहां पे अगर आपको लगता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाना चाहते हैं और उस एक्ट में अगर आपको ये ऑप्शन दिया गया है कि आपके पास में ये राइट है, वो वॉइडेबल एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी अगर आप चाहें तो उसकी परफॉर्मेंस को अवॉइड कर सकते हैं, उसके जो भी कंसिडरेशन है उसको आप अवॉइड कर सकते हैं और हम उसे वॉइड ट्रीट करेंगे अगर आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है तो हम उसे कहेंगे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसमें आपको कोई इशू नहीं आना चाहिए। इन केस यू हैव एनी इश्यूज यू कैन रेफर टू द ओरिजिनल लेक्चर्स। ओके, उसके बाद में आता है आपका इलीगल। बहुत ही सिंपल सी बात है, ऐसा जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिसको लॉ ने मना किया है, फॉर एग्जांपल स्मगलिंग हो सकता है, उसके अलावा आपके पास भी किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी हो सकती है जैसे कि किडनैपिंग, मर्डर, स्मगलिंग, उनके ऊपर अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, जैसे आपने सुपारी दे दी, तो वो चीजें आपके इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आती है। अनएनफोर्सेबल, इसका मतलब वो सही है, कॉन्ट्रैक्ट अपने सब्सटेंस में सही है, बट कोई टेक्निकल फॉल्ट रह गया है जिसके कारण उस पर लीगल इम्प्लिसिटी नहीं आ पाई और वो अनएनफोर्सेबल बन गया है। ठीक है, जैसे आपने उसे राइटिंग में नहीं लिखा है, आपके पास में लिमिटेशन एक्ट के द्वारा उबार हो गया है, 3 साल से ऊपर की डेट हो गई है, अब आप उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते, उसे रिकवर नहीं करवा सकते। ठीक है, तो वो हो गया आपका अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपके 5 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कवर हो जाते हैं। सो द नेक्स्ट पोर्शन जो हमारे पास में आता है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, यानी आपके कॉन्ट्रैक्ट को हमने किस तरीके से फॉर्म किया है। पहले वाले में क्या था, क्या वो वैलिड है या नहीं, अब आता है फॉर्म किस तरह से किया गया है। अगर वो एक्सप्रेस है, आपने सारे बोल के वर्ड्स उसमें बताए हैं, उसको एकदम अच्छे से राइटिंग में लिखा है और एकदम अच्छे से बताया है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो है बट इम्प्लीकेशन है, आपने बोला नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप वहां पे स्टेशन पे खड़े हैं, कूली आता है, सामान लेके चला जाता है, आप पीछे पीछे चल गए, आपने उसे मना नहीं किया सामान उठाने के लिए, अब जब उसने सामान रखा है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो ये है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है आपके पास में टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। टैसिट का मीनिंग क्या होता है, टैसिट का मीनिंग होता है आपके यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइलेंट है, काफी सारी चीजों के बारे में वो साइलेंट है, उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। Tacit contracts are those that are inferred through conduct of parties without any word spoken.
जैसे आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, इट इज नॉट अ सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका जो है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ही इंक्लूड किया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैसिट और इम्प्लाइड में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही चीज में इंक्लूड किए जाते हैं। बट यहाँ पे छोटी सी चीज है, ये यहाँ पे साइलेंटली विदाउट एनी वर्ड्स यहाँ पे करा जाता है, और इसमें हम जनरली वो वाली चीजें इंक्लूड करते हैं जो मशीन बेस्ड होती है, जैसे कि आपके एटीएम से विड्रॉवल या फिर एटीएम में डिपॉजिट आप कह सकते हैं, या फिर हम कहें जैसे आपके पास में वेंडिंग मशीन होती है जिसमें आपके पास में सामान रखा होता है, आप पैसे देते हैं, सामान निकाल लेते हैं और फिर आपका वहां पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। वो एक प्रॉपर सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, भले ही वहां पे कोई इंडिविजुअल नहीं है जो इसको एंटरटेन कर रहा है, बट स्टिल देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आप वहां पे सामान खरीद रहे हैं, आप कंसिडरेशन पेमेंट कर रहे हैं, सो दैट इज इंक्लूडेड इन टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, उसके बाद में आते हैं आपके क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर 6 में इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बहुत डिटेल में लेके गए हैं हम कि किस तरीके से हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमें इतना पता है कि आपकी जो लीगल राइट्स है वो हमने एक्चुअल में वहां पे कोई इंटेंशन नहीं था हमारा एंटर होने का कॉन्ट्रैक्ट में, बट ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस हम उस कॉन्ट्रैक्ट में आए, आपको लीगल राइट्स को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज मिलती है, यू आर द फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसे अपने पास नहीं रखते हैं, आप उसे जमा करवाते हैं लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में, पुलिस स्टेशन में, तो ये क्या है, ये एक तरह से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। आप वहां पे फाइंडर ऑफ गुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। अगर वहां पे किसी भी तरीके से उस चीज को पकड़ा जाता है कि आपको ये चीज मिली बट आपने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की है, तो आपको उसके अगेंस्ट में जुर्माना भी हो सकता है और किसी तरह की सजा भी हो सकती है। व्हाई? बिकॉज इट अट्रैक्ट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। यहाँ पे आपके पास में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो जाते हो। उसके बाद में आता है ई कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड से एंटर करे हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, तो वो चीजें अभी बहुत वैलिड कर दी गई है। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास में 5 चीजें आती है। पहली चीज, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस हो सकता है, आपने साफ बोल के बताया है। दूसरी, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्प्लाइड हो सकता है, आपने बोल के नहीं बताया है, कंडक्ट के कारण उसे मान लिया गया है। तीसरी, टैसिट विदाउट एनी वर्ड्स, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे किया है। फोर्थ इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में इंटेंशन नहीं था बट ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस आपका वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे एग्जांपल फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। एंड फिफ्थ वन इज ई कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंटर किया है। ओके, तो ये आपका बेसिक आपके दोनों फॉर्मेट्स यहाँ पे कवर होते हैं, वैलिडिटी का और फॉर्मेशन का। अब आपके पास में आता है थर्ड कॉन्ट्रैक्ट का टाइप, यानी कि हमारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस पे हम देखते हैं। तो जब हम परफॉर्मेंस के बेसिस की बात करते हैं तो या तो उसका परफॉर्मेंस हो चुका होगा या फिर उसका परफॉर्मेंस पेंडिंग होगा, बस इतनी ही बात हो सकती है। सो इधर इट इज एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, अगर दोनों ने अपने काम कर दिए हैं तो वो होगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अगर वहां पे परफॉर्मेंस पूरी नहीं हुई है तो वो होगा आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपके किसी भी एक पार्टी का काम बाकी है, या तो आपने काम कर दिया, कंसिडरेशन मिलना बाकी है, पैसा नहीं दिया, या फिर आपने पैसा एडवांस में दे दिया बट काम होना बाकी है, तो वो हो गया एग्जीक्यूटरी। अब क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी की हमने बात की है तो वो आता है आपका यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी एक का काम पेंडिंग है। वहीं अगर आपका एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि हम 6 महीने बाद में मिलते हैं, इस सामान को हम बना रहे हैं, तब तक आप 6 महीने बाद में आके हमसे डिलीवरी ले जाइएगा माल की और हमें उसके बदले में पैसे दे दीजिएगा, यानी दोनों पार्टी का काम अभी तक पेंडिंग है, तो उसे हम कहेंगे बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे दोनों पार्टीज का काम पेंडिंग रहता है उनको हम बायलेटरल में जाते हैं और एल्स हम उसे यूनिलेटरल में डालते हैं, यानी यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों ही आपके एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने सामान दे दिया, आपको पैसा मिल गया और आपका काम कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो ये हो गया आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिवीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो हमारे पास बहुत ही क्लियर हो गए तीनों पॉइंट जो आपके आते हैं। एक आपकी वैलिडिटी के बेसिस पे क्या कॉन्ट्रैक्ट रहता है, दूसरा आपकी फॉर्मेशन के बेसिस पे किस तरह से हमने 5 तरह में कॉन्ट्रैक्ट को डिवाइड किया है, और तीसरा आपके परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हमने किस तरह से उसे 2 पार्ट में और उसके बाद में एग्जीक्यूटरी के 2 और पार्ट में हमने उन्हें डिवाइड किया है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कवर हो जाता है। तो उसके बाद में हम देखते हैं आपके प्रपोजल या ऑफर का मीनिंग। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपके सामने एक प्रपोजल रखा गया है, एक ऑफर रखा गया है जिसको आपने एक्सेप्ट करके लीगल ऑब्लिगेशन में डाला है, कंसिडरेशन वहां पे दिया गया है और उसे हमने कहा है कॉन्ट्रैक्ट।
कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली चीज क्या थी, सबसे पहला स्टेप आपके पास में आएगा प्रपोजल, यानी कि कोई ऑफर वहां होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आया उसमें हमने क्या कहा, सेक्शन 2A जो है वो कहता है when one person signifies his willingness to do और to abstain from doing, या तो वो उस काम को करना चाहता है या फिर वो किसी काम को होने से रोकना चाहता है। abstain from doing anything with the view to obtaining an assent। उसने यह प्रपोजल क्यों रखा है, क्या कि क्योंकि उसका एक ऑब्जेक्टिव है कि उसे एसेंट यानी अप्रूवल चाहिए। ओके, तो हम उसे क्या कहेंगे, वहां पे हम कहेंगे कि उसने हमें प्रपोजल दिया है या फिर कोई ऑफर प्रेजेंट किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसमें से निकल के आते हैं, जैसे पहली चीज, जो पर्सन है जिसने हमारे सामने ऑफर रखा है उसको हम कहते हैं प्रॉमिसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके सामने ऑफर रखा गया है वो होगा प्रॉमिसी, एक्सेप्टर या ऑफरी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे केवल विलिंगनेस की जरूरत नहीं होता है, वहां पे आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए कि हमें आपका अप्रूवल भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, यानी हो सकता है वो किसी चीज के लिए बोल रहे हो टू डू, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, वो किसी चीज को रोकना चाहते हो तो भी वो चीजें आ सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं कि कोई एम्प्लॉय है, यहाँ पे दो लोग एक साथ काम कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप है, तो हम कह सकते हैं कि अगर आप उस पार्टनरशिप को ब्रेक करके जाते हैं तो आप 2 साल तक कहीं और सिमिलर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर एरिया में सिमिलर बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी हम किसी इंडिविजुअल को रोक रहे हैं काम करने से, और वो भी लीगली। सो दैट इज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, किसी भी काम को रोकने के लिए किया जाए। और ये ऑफर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द एसेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे अप्रूवल लेने के लिए ही आपने विलिंगनेस वहां पे दिखाई है, विलिंगनेस शो करी है, आपने ऑफर पुट अप किया है। तो ये तो हो गया ऑफर क्या होता है। बट अब यहाँ पे भी आपके पास में कुछ चीजें हैं जहां पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं बहुत सारी चीजों में। जैसे हमने इसके 5 बेसिक क्लासिफिकेशन निकाले हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपके पास में आता है जनरल ऑफर का। जनरल ऑफर का मतलब आपकी पब्लिक एट लार्ज के पास में ये ऑफर है, पब्लिक में से कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आपके पास में काफी सारे केसेस आए थे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट केस जो हमने देखा था वो था कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोकॉल कंपनी। इसमें क्या हुआ था इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी है, बट इन शॉर्ट इसमें ये था कि अगर आपके पास में कोई कंपनी है, कार्बोलिक स्मोकॉल कंपनी है, जिसने एक जनरल पब्लिक के सामने एक एडवर्टाइजमेंट इशू किया हुआ है कि उनके प्रोडक्ट के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो अगर उस प्रोडक्ट के कारण किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो पब्लिक एट लार्ज में से कोई भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है और साथ में उसके अगेंस्ट केस भी कर सकता है, बिकॉज दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिडली प्रपोज्ड, वैलिडली एक्सेप्टेड एंड अट्रैक्टिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन। ओके, सो ये जनरल ऑफर है जो एक पब्लिक एट लार्ज के पास में आप रखते हैं। काउंटर ऑफर होता है जब आपके सामने कोई ऑफर रखा गया है तो आपने उसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस देने की जगह एक इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किया है और वो आपने वहां पे ऑफर किया। अगर कोई कहता है कि हम आपको ये गाड़ी बेचना चाहते हैं 5 लाख में, आपने कहा कि नहीं हम इसे 3 लाख में ही लेंगे, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो एक काउंटर ऑफर है। अगर सामने वाला उसे कहता है कि ओके आप 3 लाख में ले लीजिए तो वो सामने वाले का एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ओके, काउंटर ऑफर इज नेवर अ एक्सेप्टेंस। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इससे क्या होता है आपका जो ओरिजिनल ऑफर है वो रिजेक्ट हो जाता है और हम इसे कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी मान सकते हैं। ओरिजिनल ऑफर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपका जो नया ऑफर है केवल वही एक्सिस्टेंस में रहेगा, ठीक है। स्पेशल ऑफर, स्पेशल ऑफर का मतलब होगा कि आपने एक स्पेशल पर्सन को ऑफर किया है, वहां पे आपका जो भी कंसिडरेशन है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एक इंडिविजुअल के साथ हो रहा है, वो एक स्पेशल ऑफर के तहत काम कर रहे हैं। ओके,
फिर आता है आपके पास फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। इसका मतलब आपका जो ऑफर है वो ओपन है पब्लिक एट लार्ज में और एक टाइम तक के लिए ओपन रहेगा। जैसे कि अगर वहां पे कहा जाए कि आपके पास में एक ऑफर रखा गया है, आपके पास में कोई स्कीम है जो कि 6 मंथ्स के लिए ओपन है, एक स्टैंडिंग ऑफर है 6 महीने के लिए वो ओपन है, आप जब चाहे उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, जब भी चाहे आप वहां पे उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। टेंडर्स जो आपके इशू किए जाते हैं, जो कि आपको 1 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर फिलअप करने होते हैं, तो वो सारी चीजें आपके स्टैंडिंग ऑफर के अंदर इंक्लूड की जाती है। ओके, फिर आता है आपके पास फिफ्थ ऑफर, दैट इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब काउंटर ऑफर नहीं है। क्रॉस ऑफर का मतलब है कि आपने एक ऑफर किया है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए यहाँ पे प्रेजेंट थे, जिन्होंने कहा कि मेरे पास में एक गाड़ी है जो कि मैं सेल करना चाहता हूं। अब इनका बहुत ही स्पेसिफिक ऑफर था कि मिस्टर बी के पास में इनको सेल करना है, ठीक है, बट बी को नहीं पता कि ए ऐसा ऑफर लेके आ रहे हैं। बी ने क्या किया, बी ने कहा कि मैं ए से ये गाड़ी खरीदना चाह रहा हूं। यानी ये दोनों अभी अनजान है, इन्हें नहीं पता कि कौन क्या ऑफर कर रहा है, बट स्टिल दे आर गिविंग दिस ऑफर। तो क्या ये मान लिया जाएगा कि ए की जो है उसने एक्सेप्टेंस मान ली क्योंकि बी ने कहा कि मैं खरीदना चाह रहा हूं, तो वो एक्सेप्टेंस है? नो, दिस इज क्रॉस ऑफर, दैट इज एन ऑफर गिवन एट द सेम टाइम। आपको उसी वक्त वो दिया गया था, एक्सचेंज ऑफर दिया गया था, बट इन इग्नोरेंस। ओके, वहां पे एक दूसरे के बारे में उन्हें पता नहीं था, वो इग्नोरेंस थे, तो वो किसी तरह का कोई बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। देयर इज नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज जस्ट अ क्रॉस ऑफर। जब तक आप इस क्रॉस ऑफर में से एक ऑफर को कैंसिल कर देंगे और एक को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसे मान लिया जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। आपका ये जो ऑफर है उसे हम क्रॉस ऑफर मानेंगे, एक्सेप्टेंस या कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, सो ये हो गया आपका ऑफर का टाइप। अभी तक हमने देखा है 3 तरह से किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, उसके वैलिडिटी, फॉर्मेशन, परफॉर्मेंस के बेसिस पे। उसके बाद में हमने ऑफर की डेफिनेशन देखी है और ऑफर के 5 टाइप यहाँ पे कवर किए हैं। ओके, तो जब आपने टाइप्स ऑफ ऑफर देख लिया है, तो अब हम देखेंगे आपके कौन से ऑफर वैलिड होते हैं, यानी कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे जब आप ये कंसीडर करेंगे कि क्या एक ऑफर वैलिड भी है या नहीं, उसे एक्सेप्ट करने से कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है या नहीं बनता है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहली चीज लीगल रिलेशनशिप की कैपेबिलिटी, यानी कि जो पर्सन है वो माइनर नहीं होगा, वो लीगल रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट कर सकता है, वो सोशल इन्विटेशन नहीं है, वहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो सकती है। दूसरी चीज सर्टेन है, उन्हें पता है किस चीज के लिए ऑफर है, डेफिनेट है, उसे बता दिया गया है एकदम क्लियर कि अगर हमें गेहूं खरीदना है, हमें गेहूं ही खरीदना है, एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना। उसके अलावा हमें 10 क्विंटल चाहिए, 20 क्विंटल चाहिए, क्या क्वांटिटी है वो हमने डिसाइड कर ली है, एकदम डेफिनेट, एकदम सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट वहां पे हम करने वाले हैं, सर्टेन ऑफर हमने वहां किया है। वेग यानी कि इधर उधर की बातें या एकदम लूज कॉन्ट्रैक्ट हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को कम्युनिकेट किया है, आप सामने वाले को बताएंगे ही नहीं तब तक वो ऑफर होगा कैसे, राइट। सो आपने उसे कम्युनिकेट किया है। उसके बाद में एक चीज हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखी थी कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वहां पे हमने एसेंट लिया है, उनका अप्रूवल लेने का इंटेंशन हमारे माइंड में है। यहाँ पे हो सकता है कि वो कंडीशनल हो, जैसे कि अगर आपने फॉलोइंग कंडीशन पूरी की तो हम ये ऑफर करते हैं, एस नहीं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे कंडीशनल कर सकते हैं, बट वो डेफिनेट होना चाहिए, वो सर्टेन होना चाहिए। ओके, शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑन विच अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने हमें 2 दिन में जवाब नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि आपने एक्सेप्टेंस दे दी है, आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, हम ये नहीं बात कह सकते, वो किसी भी तरीके का एक्सेप्टेंस, नॉन कम्युनिकेशन है, किसी भी कंडीशन के कारण वो चीज वहां एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। उसके बाद में स्पेसिफिक या जनरल हो सकता है, ये बात हम कर चुके हैं। आप चाहें तो पब्लिक एट लार्ज को दे सकते हैं, आप चाहें तो एक इंडिविजुअल को भी ऑफर दे सकते हैं। उसके अलावा ऑफर इज अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, आप केवल इंटेंशन कर रहे हैं, आपने केवल बताया है कि हमारी ये इच्छा है, आप ऐसा करेंगे या नहीं। ओके, आपने किसी तरह की ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करी है, आपने केवल बताया है कि हमारी ऐसी इच्छा है, आप चाहें तो आप कीजिए, नहीं चाहें तो आप मत कीजिए,
राइट उसके अलावा एक्सप्रेस इंप्लाइड हो सकते हैं, ये हमें पता है। और स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज आपके ये जो मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में या फिर आपके पास में कहीं पे भी जो आपके डिस्प्ले में प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ऊपर जो प्राइस टैग लगा हुआ होता है वो ऑफर नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास में केस स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि अगर आपके डिस्प्लेड आइटम्स पे प्राइस टैग पे फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज का प्राइस टैग है और जब आप उस प्रोडक्ट को लेके काउंटर पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि सर हमें 2000 रुपीज में खरीदना है और वो शॉपकीपर मना कर देता है कि नहीं हम ऐसे 4000 से नीचे नहीं दे रहे हैं, तो आप वहां पे किसी तरह का कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते हैं। व्हाई? बिकॉज मियर अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, ये आपके लिए ऑफर नहीं था, ये केवल आपको बताया गया था कि इस प्राइस पे अवेलेबल है, बट वो वहां पे आप ऑफर करने जाएंगे तब ये चीज यहाँ सामने आएगी कि इट इज नॉट एन ऑफर, राइट। तो हमारे पास में इसी से एक चीज और आती है, आपके सामने एक कंसेप्ट और निकल के आता है जो कि है इनविटेशन टू ऑफर, यानी कि आपने यहाँ पे ऑफर दिया नहीं है, आपने केवल ऑफर इनवाइट किया है। ध्यान दीजिए वर्ड्स पे, प्लीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आपने ऑफर नहीं किया है अभी तक। आपका जो डिस्प्ले प्राइस था वो आपने कहा कि हम आपको 2000 रुपीज में वो प्रोडक्ट देने वाले हैं। अब आप अगर चाहते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट मिले, आप आके हमें ऑफर कीजिए कि हम इसे खरीदना चाहते हैं। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे 2000 रुपीज को देख रहे हैं कि यस इट इज अफोर्डेबल, हम जाते हैं काउंटर पे, हमने कहा दैट वी नीड टू परचेज दिस प्रोडक्ट, वी वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट, आर यू ऑफरिंग इट। हमने उनसे ऑफर रखा है कि हम इसे खरीदना चाहते हैं, आप इसका प्राइस बताएं, तब आप उसको एक्सेप्टेंस देंगे कि यस वी आर रेडी टू सेल इट आउट फॉर रुपीज 2000 देन द ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द शॉपकीपर। अब आप उसे कंसिडरेशन देंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो वहां पे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट अगर वहीं पे शॉपकीपर कहता है कि हम इसको अब 2000 में नहीं, हम इसे अब 3000 में बेच रहे हैं, तो आप वहां पे किसी भी तरह का केस नहीं कर सकते। आप वहां बार्गेन भले ही कर सकते हैं, बट आप वहां पे किसी भी तरह की लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस वाज एन इनविटेशन टू ऑफर, दिस इज एन ऑफर जिस पे उन्होंने कंसिडरेशन बताया। और अगर ये एक्सेप्ट आप कर लेते हैं कि ओके 3000 इज ऑल्सो गुड, आई एम रेडी टू परचेज, देन इट इज एक्सेप्टेंस, जो आपका शॉपकीपर है वो एक्सेप्टेंस देगा इसे और ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ओके, सो इससे आपका कंसेप्ट आया इन्विटेशन टू ऑफर। इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? द एंड रिजल्ट ऑफ इन्विटेशन इज एन ऑफर। ओके, आपका इसका एंड रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर आप ऑफर करते हैं तो ऑफर का एंड रिजल्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट, वहीं अगर आप इनविटेशन टू ऑफर करते हैं तो आपका एंड रिजल्ट होता है ऑफर। अब आपने ऑफर किया, ऑफर को अगर वो सामने वाला एक्सेप्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एल्स वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, राइट। सो ये आपका एक कंसेप्ट आता है इन्विटेशन टू ऑफर, एक छोटा सा कंसेप्ट है जो यहाँ पे हमने कवर किया है। उसके बाद में हम देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में हमने इतनी देर तक बात करी, जैसे ही आपने यहाँ पे प्रपोजल रखा है, प्रपोजल रखते ही अगर वो सामने वाले को लगता है कि यस इट इज एक्सेप्टेबल, तो द पर्सन कैन एक्सेप्ट इट एंड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। अभी तक हम लीगल ऑब्लिगेशंस पे नहीं आए हैं, हमने केवल प्रॉमिस तक बात करी है, हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं आए हैं। ओके, सो लीगल रूल्स की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज, कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड। अगर एक स्पेसिफिक ऑफर है तो केवल वही इंडिविजुअल उसे एक्सेप्ट कर सकता है, पब्लिक ऑफर है तो जनरल पब्लिक उसे एक्सेप्ट कर सकती है, बट केवल उसी पर्सन द्वारा एक्सेप्टेंस आना चाहिए जिसको ऑफर किया गया है। एब्सोल्यूट होगा, अनक्वालिफाइड होगा। आप कंडीशनल ऑफर कर सकते हैं, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे। आपके पास में फाइनल एक्सेप्टेंस वही मानी जाएगी जो कि अनकंडीशनल है। अगर आपने कोई कंडीशन डाली है वो काउंटर ऑफर हो सकता है, क्रॉस ऑफर हो सकता है, बट एक्सेप्टेंस नहीं होगी। इट इज एन अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट। उसके बाद में आपने कम्युनिकेट करना जरूरी है। आप ये नहीं बोलेंगे हमने तो एक्सेप्ट कर लिया था, हमने जवाब नहीं दिया, इसका मतलब एक्सेप्टेड है। नो, you need to communicate it. Okay, it must be in the prescribed mode. अगर उन्होंने कहा है आप लेटर से कम्युनिकेट कीजिए, आप लेटर से एक्सेप्टेंस देंगे। टेलीफोनिक कहा है आप टेलीफोन से एक्सेप्टेंस देंगे। जो भी मोड दिया गया है उसके आप एक्सेप्टेंस दीजिए। उसके अलावा स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, 1 दिन 2 दिन जो भी उन्होंने टाइम लिमिट दी है उसके अंदर आपको बताना होगा। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये बात हमने कही, आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर आपने जवाब नहीं दिया हम मान लेंगे एक्सेप्टेंस है, इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। देन 7th, कंडक्ट भी कर सकते हो और इम्प्लाइड भी।
फॉर एग्जाम्पल इसमें और यहाँ पे कम्युनिकेटेड वाले में क्या फर्क है? इम्प्लाइड मतलब हमने कहा था कि अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे हमें इतना माल भेज दीजिए, या फिर आपने कहा यस वी एक्सेप्ट द ऑफर, ये लो आपके 5 लाख रुपए एडवांस, आपने एडवांस पेमेंट किया है, आपने एडवांस गुड सप्लाई किए हैं। इस तरह से आप कंडक्ट से बता सकते हैं, या फिर आप उसे एक्सप्रेसिवली बोल के बता सकते हैं, बट कम्युनिकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइलेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। ओके, तो ये आपका तीसरा टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ, दैट इज व्हाट इज एक्सेप्टेंस। अब जब हमने बात की थी आपके ऑफर और एक्सेप्टेंस की, तो उसमें हमने दोनों में बात कही कि आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। मेयर साइलेंस को हम ये नहीं मानते हैं कि उन्होंने ऑफर दिया है या एक्सेप्टेंस हुआ है, राइट। सो वहां पे आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तब कंप्लीट माना जाएगा जब सामने वाले को उसको पता चल जाए, व्हेन पर्सन कम्स टू नो अबाउट इट, राइट। अगर हमने वहां पे कहा है कि पोस्ट के द्वारा हमने ऑफर रखा है, लेटर मिल गया, आपने पढ़ लिया, वो कंप्लीट कम्युनिकेशन मान लिया जाएगा। फोन आपने किया है, उन्होंने सुन लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसे हम मान लेंगे कि वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है, राइट। अगर पोस्ट से है तो व्हेन इट रीचेज अ पर्सन इट इज कंप्लीटेड। मेयर रिसीविंग इज नॉट सफिशिएंट, उसे आपने पढ़ लिया है तो उसे हम कंप्लीट मान लेंगे। तो ये तो था हमारा प्रपोजल का, राइट। ये पोस्ट पढ़ लिया है आपने, उसे हम मान लेंगे कि वो प्रपोजल यहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। वहीं अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, हमारे पास में 3 तरह की चीजें उन्होंने बताई है। पहली चीज एक्ट, आपने उसे वहां पे इंक्लूड कर लिया है, ओके कह दिया है। उसके अलावा ओमिशन, आपने उसे एक्सक्लूड कर दिया है, या फिर बाय कंडक्ट। इन तीनों में आपके तीनों मोड में अलग अलग तरीके बताए गए हैं एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन से रिलेटेड। जैसे कम्युनिकेशन बाय एक्ट वुड इंक्लूड एनी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स वेदर रिटन और ओरल। आपने कहा एक्ट में, हमने कहा आपने उन्हें लेटर दे दिया या फिर आपने उन्हें फोन करके बोल दिया दैट वी एक्सेप्ट, तो वो कम्युनिकेशन वहां पे एक्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। उसके अलावा ओमिशन, यानी उसमें जो था, सच ओमिशन इज कन्वेड बाय कंडक्ट ऑफ फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिज विलिंगनेस और एसेंट, हाउएवर साइलेंस वुड नॉट बी ट्रीटेड एज ओमिशन। यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ये था कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपने उस काम को अगर आप कर रहे थे आप छोड़ दिया है, तो वो एक तरह से एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। ये मोड है, या तो आप एक्ट करेंगे यानी आप उसे कम्युनिकेट कर दीजिए फोन से, लेटर से, या बाय एनी अदर मीन्स, राइट। और उसके अलावा आपने यहाँ पे ओमिशन कर दिया, आप जो काम कर रहे थे अब आप वो नहीं कर रहे, आपने उसे छोड़ दिया है, तो वो एक तरह से आपका एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन है। एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट में क्या होगा? आपके पास सामान आया, आपने उसकी डिलीवरी ले ली, आपने उसे रख लिया, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया कंडक्ट के थ्रू। अब आपने क्योंकि उसे यूज कर लिया है, आपने क्योंकि उसे रख लिया है, तो वो हो गया एक्सेप्टेंस, और अब आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से एक तरह से कंडक्ट से ये आपका एक्सेप्टेंस का मोड बताया गया है। बट इससे क्या हुआ? इससे क्या हमने उसे कंप्लीट मान लिया? नो, हमने केवल अभी तक मोड की बात की है। अब हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस को हम कंप्लीट कब मानते हैं। एक्सेप्टेंस को प्रपोजल के अगेंस्ट कंप्लीट का मतलब क्या हुआ कि जो सामने वाला पर्सन है जिसने आपके सामने ऑफर रखा था, उसके अगेंस्ट कभी कंप्लीट होता है जब आपने ट्रांसमिशन में डाल दिया है टू हिम, सो दैट टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर टू विथड्रॉ इट। यानी आपने कम्युनिकेशन करा है एक लेटर के थ्रू, बाय एक्ट आपने कहा कि हमने लेटर पोस्ट कर दिया कि यस वी एक्सेप्ट योर ऑफर। अब लेटर जैसे ही पोस्ट हो गया है, आप उसे रोक नहीं सकते, वो तो वहां पहुंचेगा, तो अगेंस्ट द प्रपोजर वो चीज वहां पे खत्म हो जाती है, उसके पास एक्सेप्टेंस पहुंच जाएगा। एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब खत्म होगा? मेरी तरफ से कम्युनिकेशन कब खत्म होगा? जब आप उसे पढ़ लेंगे, जब वो आपकी नॉलेज में आ जाएगा, केवल आपके घर के डब्बे में नहीं, आपकी नॉलेज में आ जाएगा। इसका मतलब आपने उसे डब्बे से निकाल लिया है, आपने उसे पढ़ लिया है, राइट। सो एक्सेप्टर के अगेंस्ट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजल, ये दोनों केसेस आपके होते हैं कब हम बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन कब खत्म होगा, राइट। उसके बाद में प्रपोजल की बात करते हैं। एक्सेप्टेड बाय द लेटर सेंट बाय द पोस्ट, अगर आपने लेटर के थ्रू भेजा है, हमने बात की थी। जब प्रपोजल की बात करें, हमने क्या कहा? ट्रांसमिशन में डाल दिया, यानी कि जब लेटर आपने पोस्ट कर दिया। एक्सेप्टर की बात करें, हमने क्या कहा? नॉलेज में आ गया, यानी कि रीच हो गया और आपने उसे पढ़ लिया है, रीड कर लिया है। टेलीफोन की बात करें, टेलीफोन में आपकी जो बात थी वो उनके पहुंच गई है, नेटवर्क में प्रॉब्लम है, वो सुन नहीं पाए हैं, एक्सेप्टेंस इज
नॉट कंप्लीट, कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीट। आपकी बात उन्होंने सुन ली है, उन्होंने उसका जवाब दे दिया है, तो एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड, उन्होंने सुन लिया है। स्पेसिफिक कंसिडरेशंस कुछ होती है, स्पेसिफिक कंडीशन होती है, जैसे कि टैसिटली उन्होंने कन्वे कर दिया है, साइलेंटली कन्वे कर दिया है, एक्ट के थ्रू कन्वे कर दिया है, तो उससे भी हम मान लेते हैं कि वो बात वहां पे कन्वे हो गई है, कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब तक आपके पास में कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने बात की कम्युनिकेशन की, किसके लिए, प्रपोजल के लिए कि आपके पास में ऑफर कैसे आया, एक्सेप्टेंस के लिए कि आपने एक्सेप्टेंस कैसे दी। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में हम केवल प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के लिए तो काम कर नहीं रहे हैं, हमें परफॉर्मेंस की भी रिक्वायरमेंट है, यानी वो काम होना भी तो चाहिए। तो उसकी कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, उसके कम्युनिकेशन के लिए हमने कहा कि जिसके लिए परफॉर्मेंस दी गई है उसे पता चल जाएगा, उसके पास में आ जाएगा, तो हम मान लेंगे कि वो कंप्लीट हो चुकी है, फॉर होम इट इज मेंट, तो वहां पे हम मान लेते हैं कि कंप्लीट हो चुकी है। वहीं पे हमने दोनों चीजें कही, प्रपोजल के अगेंस्ट क्या होगा और एक्सेप्टर के अगेंस्ट क्या होगा। प्रपोजल के अगेंस्ट होगा जब आपने ट्रांसमिशन में दे दिया है, उसके पावर के बाहर हो चुका है, आपने गुड्स मांगा था, आपके यहाँ पे गुड्स का प्रपोजल आया था कि हमें 1000 बॉक्सेस चाहिए आपके प्रोडक्ट के, अब आपने 1000 बॉक्सेस बना दिए, पैक कर दिए, ट्रक में लोड कर दिए, ट्रक निकल गया रास्ते के लिए, अब वो आपके आउट ऑफ रीच हो गए हैं, ट्रांसमिशन में आ गए हैं, तो उसे हम कंप्लीट मान लेंगे अगेंस्ट दी प्रपोजल। वहीं अगेंस्ट एक्सेप्टर की हम बात करते हैं, तो जब वो प्रपोजल को मिल जाएगा, उसके नॉलेज में आ जाएगा, उसने कहा यस आई हैव एक्सेप्टेड, उसने साइन कर दिया है आपकी बिल्टी पे, उसे हम कंप्लीट मान लेंगे अगेंस्ट दी एक्सेप्टर। किसे हम बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की। आपके पास में 3 टॉपिक यहाँ पे आए हैं। पहला टॉपिक आपके पास में आया है अगेंस्ट आपकी जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल की, ऑफर की, उसके लिए। दूसरा आपकी कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की, उसके लिए। तीसरा आपके परफॉर्मेंस की कम्युनिकेशन के लिए, राइट। तो ये 3 टॉपिक हमने कवर किए हैं। आज हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स देख चुके हैं, ऑफर के टाइप्स देख चुके हैं, एक्सेप्टेंस की लीगल इम्प्लीकेशंस और साथ साथ में मीनिंग कवर कर चुके हैं, फिर हमने कम्युनिकेशन भी देखा है। तीनों फैक्टर्स आपके प्रपोजल का, एक्सेप्टेंस का और परफॉर्मेंस का, राइट। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे कवर हो गई। अब क्या हमने एक बार जो ऑफर कर दिया वो कंप्लीट है, या हम उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। उसमें हमारे पास में आता है रिवोकेशन ऑफ ऑफर। या रिवोकेशन का मतलब अगर हम लेके जाएं तो बहुत ही सिंपल सा मीनिंग आता है कि हमारे पास में जो हमने पहले ऑफर दिया था, अब हम उसे रिवोकेट करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं। यानी हमने उसे रिवोकेट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है उस ऑफर को या फिर उस एक्सेप्टेंस को। तो कब कर सकते हो आप, कब अपनी बात से पीछे हट सकते हो, कब तक आप अपनी बात से पीछे हट सकते हो, राइट। तो वहां पे क्या आता है, कम्युनिकेशन आप जब करोगे उसके लिए आता है ऑफ प्रपोजल या एक्सेप्टेंस। जैसे अगर आपके पास में लेटर के थ्रू ऑफर आया था, आपने लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस दिया, बट आप लेटर के थ्रू ही उसे रिवोकेट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में नॉर्मल लेटर आया था, हमने नॉर्मल लेटर के थ्रू एक्सेप्टेंस दे दिया, बट हमने क्या किया, हमने स्पीड पोस्ट के थ्रू रिवोकेशन पहुंचा दिया। इसका मतलब एक्सेप्टेंस होने से पहले अगर वो लेटर पहुंच जाता है और जो प्रपोजल है उसे वो मिल जाता है, तो आपका एक्सेप्टेंस कैंसिल मान लिया जाएगा, रिवोकेटेड मान लिया जाएगा। ओके, सो एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जिसने रिवोकेशन किया है, व्हेन इट इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, उसके लिए वही खत्म हो जाता है। और जिसके पास में वो पहुंचना चाहिए उसकी नॉलेज में आता है, तो इसे कंप्लीट हम मान लेते हैं। तो ये सिमिलर है आपके प्रपोजल और एक्सेप्टेंस से। अब आता है रिवोकेशन के लिए, व्हेन द प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड, इट कैन बी रिवोक्ड बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। जो हमने बात कही, अगर आपका रिवोकेशन आपके सामने वाले पर्सन यानी प्रपोजी के पास में या फिर ऑफरी के पास में आपके ऑफर से पहले भेजा जाता है या फिर उसके एक्सेप्टेंस देने से पहले आप उस ऑफर को वापस ले लेते हैं, तो उसे मान लिया जाएगा कि यस इट इज कंप्लीट, यू कैन रिवोक योर ऑफर। वहीं पे अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने से पहले अगर आप उसे विड्रॉ कर लेते हैं, रिवोकेट कर लेते हैं, तो उसे रिवोकेशन मान लिया जाता है। यानी अब अपने हाथ कब पीछे खींच सकते हैं या फिर अपनी बात से कब तक मुकर सकते हैं, जब तक सामने वाले को पता ना चले कि आपने क्या बोला है, राइट। सो अगर आप प्रपोजल की बात करते हैं, वो तब तक रिवोकेट होता है जब तक आप सामने वाले को बताते नहीं है, उस तक वो लेटर नहीं पहुंचा है, उस तक वो बात नहीं पहुंची है। अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें, सेम केस, अगर आपका एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है तो आप उसे रिवोक कर सकते हैं। अगर वो कम्युनिकेट पहले हो जाता है तो फिर रिवोकेशन का ऑफर नहीं रहता है। सो अब हमारे पास मोड ऑफ रिवोकेशन भी आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, आप उसके लिए नोटिस दे सकते हैं रिवोकेशन के लिए। हो सकता है कि टाइम लिमिट खत्म हो गया हो, जैसे हमने टेंडर की बात की थी,
टेंडर 6 महीने तक खुला है, 6 महीने तक अगर कोई एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता है। आपने उसकी कुछ कंडीशंस हो कि हमें पहले एडवांस पेमेंट चाहिए, आपने एडवांस पेमेंट नहीं दिया, ऑफर रिवोकेट मान लिया जाएगा, एक्सेप्टेंस रिवोकेशन मान लिया जाएगा। किसी भी तरह से डेथ या इंसैनिटी का केस हो तो भी ये हो सकता है। काउंटर ऑफर अगर आप कर रहे हैं तो भी हम उसे पहले वाले को कैंसिल्ड यानी कि रिवोकेटेड मानते हैं। ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं। किसी बाय द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड मोड, हमने कहा था कि एक्सेप्टेंस एक प्रिस्क्राइब्ड मोड में ही होना चाहिए। अगर उसके अलावा आप किसी भी तरीके से एक्सेप्टेंस देते हैं तो वो भी एक तरह से रिवोकेशन मान लिया जाएगा ऑफर का। उसके अलावा आपके पास में किसी भी तरह की इलीगैलिटी अगर अट्रैक्ट होती है, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, अगर वो शुरू से ही इलीगल है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी वहां पे आती है तो भी हम उसे मान लेते हैं कि वो जो है इलीगल कंसीडर कर लिया जाएगा, या फिर हम उसे मान लेंगे कि उसे रिवोकेट मान लिया जाएगा। सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपका कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे कवर कर लिया गया है। बहुत सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे आए जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी, उसके टाइप्स देखे हैं, तीनों बेसिस के ऊपर हमने उसे कंसिडर किया है। सेकेंड, हमने प्रपोजल देखा है, प्रपोजल के बाद में पांचों उसके टाइप्स कंसिडर किए हैं। थर्ड इज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के अंदर भी हमने इसके डिफरेंट लीगल रूल्स एंड प्रोविजन देखे। उसके बाद में हमने देखा कि इन दोनों का कम्युनिकेशन कैसे होगा, कम्युनिकेशन के मोड्स क्या हो सकते हैं, और साथ में अगर आप चाहें तो उसे रिवोक कैसे करेंगे और रिवोकेशन के मोड्स क्या होंगे। तो इस तरह से हमने कंप्लीट आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट किया है। इसके डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड सब्जेक्ट के लिए हमारे पास में 6 वीडियो आपको दिए गए हैं चैनल पे। अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाएंगे और उन वीडियोस को जरूर देखेंगे। और क्योंकि ये आपका 11 डे चैलेंज है, आप नीचे अपनी प्रेजेंट मार्क करके अपने रिव्यूज जरूर देंगे कि क्या ये आपको हेल्पफुल है या नहीं। और आपका होमवर्क होगा कि आप इस चैप्टर नंबर 1 को थरली, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे पढ़ेंगे और साथ साथ में इसमें दिए गए सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हैं। और जो टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स हैं जिनके पास में आपके रेगुलर टेस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो आप इसे जरूर ध्यान दीजिए और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।